हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश विदेश से बड़ी खबरें आ रही हैं, हर दिन बड़ी तब्दीलियां हैं। गल्फ में, खाड़ी के देशों में खासतौर पर विदेशियों पर, खासतौर पर भारतीयों पर एक अजीब मुश्किल आई हुई है। रोजगार जा रहे हैं। सऊदी अरब में पिछले दिनों खबर आई थी कि 30% तक तनख्वाहें कम की जा सकती हैं। अब कुवैत से खबर आ रही है कि तकरीबन 8 लाख हिंदुस्तानी कुवैत में बेरोजगार होने वाले हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है पूरे देश में। जहां-जहां से भी लोग, जाहिर है ये इतने लोग जहां भी उधर गए हैं, तो अलग-अलग हिस्सों के, अलग-अलग सूबों से, अलग-अलग स्टेट से लोग वहां पर काम के लिए गए हुए हैं, रोजगार के लिए। उन्हें अगर वापस आना होगा तो पहले ही कोरोना की तरफ से कारोबार पहले से कम, उसके अलावा जो कुछ नोटबंदी और जीएसटी ने छीना था वो अपनी जगह। अब ये नए किस्म की परेशानी सर पर आ रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं वदूद साजिद साहब। इससे पहले कि मैं साजिद साहब से बात करूं, मैं आपको बता दूं कि साजिद साहब की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में एक पिन किया हुआ हमने लिंक दिया है, उस पर आप उनकी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। वदूद साजिद साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये जो कुवैत वाला मामला है, वैसे खबरें बहुत आ चुकी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जरूर उसको गहराई से बताएंगे ताकि लोगों को सही से समझ में आए कि क्या इशू है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो रहा है, ये सब समझना लोग चाहते हैं। आप बताइए कि ये कुवैत का मामला क्या है, इतनी बड़ी तादाद में भारतीय वहां पर बेरोजगार होने जा रहे हैं। आपने सही कहा काजवी साहब कि ये एक बहुत ही चिंता की खबर है और वाकई ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। कुवैत में पिछले दिनों ये हुआ है कि पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मरज़ूक अल गनीम, उनकी तहरीक से, उनकी कोशिश से और एक माहिर कानून मेंबर पार्लियामेंट हैं, इनकी कोशिश से एक बिल पास हुआ है। इस बिल की बात बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन अब ये कोरोना काल जो चल रहा है, इसमें इस बिल को ख़ास तौर पर इसकी ज़रूरत को महसूस किया गया और ये बिल वहाँ पास हो गया है। अब ये जो मुतल्लिका कमेटी है, उसको दिया जाएगा और ये सिर्फ़ इसलिए दिया जाएगा ताकि वो मोडालिटीज़ तय करें। बिल क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, हालाँकि खबरों में आ गया है, लेकिन ज़रा-सा तफ़सील के साथ हम इसको बताएँगे ताकि दर्शकों को और कुछ पता चल सके। बिल ये है कि वहाँ की जो टोटल आबादी है कुवैत की 13 लाख आबादी है और जो वहाँ गैर मुल्कों से जाके आबाद हुए हैं, यानी हिंदुस्तान से जाके रह रहे हैं, कुछ आबाद हुए हैं और कुछ वहाँ वीज़ा, वर्क वीज़ा लेके गए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। उनमें लेबर तादाद भी है, पढ़े लिखे भी हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और अच्छी-अच्छी पोस्टों पे भी वहाँ लोग हैं। कुछ वहाँ कारोबारी भी हैं जो वहीं के शहरी हो गए, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। और जो मैं आपको बता दूं, एक बड़ी ये हैरत की बात है कि जो एक्सचेंज मनी है, यानी ज़र मुबादला, वो सबसे बड़ी तादाद में वो लोग भेजते हैं जो यहाँ से आर्जी तौर पर वहाँ काम करने गए हुए हैं, जो वहाँ जाकर बस गए हैं और जो वहाँ के शहरी हो गए हैं और जो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं काफ़ी मोटा, वो इतनी बड़ी एक्सचेंज मनी नहीं भेजते हिंदुस्तान को। तो हिंदुस्तान के लिए जो सबसे बड़ी पैसे आमदनी का जो जरिया है, वो वही हिंदुस्तानी है जो वहां जाते हैं, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल रहते हैं, काम करते हैं, वापस चले आते हैं। तो खैर, कुवैत की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है और उसमें यह कहा है कि जो कुवैत की कुल आबादी है वो 13 लाख, उस आबादी का 30% बाकी सारे मुल्क से आने वाले लोग होंगे, लेकिन विशेष रूप से भारत से जो लोग वहां गए हुए हैं, उन्हें कुवैत की आबादी का कुल 15% ही रहने की इजाजत दी जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा और खोल के बताऊं आपको, तो मैं ये कह सकता हूं कि 13 लाख की अगर कुवैत की आबादी है, तो हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 लाख लोग ही अब वहां रह सकेंगे। 1,95,000 तकरीबन। जी, इस वक्त वहां जो हिंदुस्तानियों की तादाद है वो 13-14 लाख के ही आसपास है, यानी
कुवैत की आबादी से थोड़ी सी कम या ज्यादा हो सकती है। तो अब इतनी बड़ी तादाद में ये कहा जा रहा है कि 8 लाख हिंदुस्तानियों को वापस आना पड़ सकता है, चूंकि अभी मॉडलिटीज तय होनी बाकी है। और इन खाड़ी के देशों में खासतौर पर जो ये अरब मुल्क हैं जैसे कुवैत है, इनमें इतना समय नहीं लगता। इनके यहाँ हर चीज एक सिस्टम से चलती है, और चूंकि गवर्नमेंट वहाँ वैसी तो है नहीं जैसी हमारे यहाँ है या दूसरी जगह है कि सेकुलरिज्म है, ओ सॉरी जमहूरियत है। वहां तो एक ऑर्डर आया बादशाह का, उस पर फौरन अमल होना है। तो पार्लियामेंट ने पास कर दिया, बादशाह के ऑर्डर से ये कमेटी को चला गया। अब इस पर वहां जल्दी मॉडलिटीज तय हो जाएंगी। 8 लाख हिंदुस्तानी अगर वापस आते हैं तो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसका क्या हाल होगा, जो एक्सचेंज मनी आती थी उसका क्या हाल होगा। कोरोना के समय में हम 4 करोड़ मजदूरों का यहाँ बहुत बुरा हाल है, और 7 करोड़ के आसपास बताते हैं कि नौकरियां चली गई हैं। कुछ लोग तो 12 करोड़ भी बताते हैं, लेकिन अगर हम 7 करोड़ भी मान लें तो हमारे यहाँ पहले ही से 7 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, 4 करोड़ लेबर बेरोजगार हो गई है। और दिलचस्प बात यह है कि वहां के स्पीकर और जो मेंबर पार्लियामेंट है, माहिर कानून है, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई है। उन्होंने कहा है कि भारत से जो आने वाले लोग हैं उनमें ज्यादा तादाद या तो नाखानदा यानी बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है, या कम खानदा बहुत थोड़े बहुते पढ़े लिखे हैं। इसका ये मतलब होता है कि स्किल तो इनके पास है लेकिन ये लेबर क्लास में आते हैं। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में ये लोग वापस आते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होगा। अब मैं आपको एक दिलचस्प बात और बताता हूँ कि जो और दूसरे देश हैं जैसे कि यमन है, फिलिस्तीन है, फिलीपीन है, यहाँ के जो लोग कुवैत में आबाद हैं उनकी तादाद तो कम है, चूंकि 13-14 लाख तो हिंदुस्तानी है। तो जो टोटल 30 लाख वहाँ गैर मुल्की हैं उनमें से 13-14 तो हम भारतीय हैं, बाकी जो 15-16 लाख बचते हैं वो दूसरे देशों के हैं। तो इस कानून में ये कहा गया है कि जो दूसरे देश के लोग हैं वो कुवैत की आबादी का 30% होंगे, यानी उनकी आबादी बढ़ा दी गई है, उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। भारत के जो लोग होंगे वो 15% होंगे कुवैत की आबादी का, चूंकि तादाद हमारी ज्यादा है। तो ऐसे में हम लोग वहां से 8 लाख भारतीय वापस आ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि 400 करोड़ डॉलर हर साल जो एक्सचेंज मनी आती है वो सिर्फ कुवैत से आती है। ये 400 करोड़ डॉलर, इस पे फर्क पड़ सकता है। ऐसे ही पूरे गल्फ में जो हम हैं 33 लाख भारतीय काम कर रहे हैं, पूरे गल्फ में वहां से 79 बिलियन डॉलर आता है जो एक्सचेंज मनी है भारत को। ये बहुत बड़ी रकम है। मैंने बताया आपको कि पूरे गल्फ में इस वक्त 33 लाख हिंदुस्तानी है, और ये सिर्फ कुवैत में ही नहीं है, बाकी देशों में भी, खासतौर पर यूएई में भी अब इस पर आवाज उठने लगी है कि आप इसी तरह से कीजिए। वजह क्या है? वजह यह है कि वहां नौकरियां कम हो गई हैं, काम कम हो गया है, कोरोना की वजह से वहां की इकोनॉमी भी डाउन हो रही है, और जो लोकल यूथ है वो बेरोजगारी की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अच्छा, वजह क्या है कि जो सऊदी अरब है, यूएई है, इन मुल्कों में नौजवानों को भत्ता भी मिलता था और मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज और सब्सिडीज मिलती थी। अब वो सब्सिडीज रफ्ता रफ्ता खत्म हो रही है। जैसे कि आपने खुद बताया शुरू में कि सऊदी अरब में काफी जो मतलब 30% तनख्वाहें भी कम करने पर गौर हो रहा है, तो वो इसी वजह से हो रहा है, और भी चीजें उन्होंने कम की। ऐसे में जो वहां के नौजवान है वो बेरोजगार हो रहे हैं। अच्छा, वो जब बेरोजगार हो रहे हैं तो उनको इतना पढ़ाया लिखा नहीं है, ऐशो आराम उन्होंने खूब किया। ऐसे में जब आमदनी उनकी कम हो गई तो अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। तो वहां के मुल्कों की पहली तरजीह, पहली प्राथमिकता जो है वो ये है कि वो अपने नौजवानों को भटकने से बचाएं, अपने नौजवानों को फ्रस्ट्रेशन से बचाएं। तो ऐसे में उनके लिए अपने नौजवानों की तरफ देखना बहुत जरूरी हो गया है। ये एक जनरल बात मैंने आपको बताई कि उन्हें इन हालात में ये कानून पास करना ही था। लेकिन मैं अब आपको दूसरी चीज बताने जा रहा हूं काज़मी साहब, जो शायद बहुत से लोग जो हैं इस पर बात ना करें। कुवैत में वकील बिरादरी बहुत दिनों से सरगर्म थी, और वहां का जो लॉयर्स एसोसिएशन है वो अरबी में उसको महामी शरीका भी कहते हैं, यानी कि वकीलों का जमावड़ा या वकीलों की एसोसिएशन। वकीलों की एसोसिएशन पिछले 2 साल से लेकर
और खास तौर पर जो 8 महीने गुजरे हैं, इनमें बहुत ज्यादा सरगर्म हो गई थी और जो हिंदुस्तानी वहां काम करते हैं उनके खिलाफ वहां तहरीक चल रही थी। वकील हर रोज वहां ट्वीट करते थे और हिंदुस्तान में जो कुछ होता है, जो कम्युनली जो वाकयात हो जाते हैं, वो जाहिर है कि इस वक्त पूरी पूरी दुनिया में एक सेकंड में चीज पहुंच जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो बहुत सारी वीडियोस वो लोग रोजाना ट्वीट पे डालते थे। उनमें कुछ वीडियोस पुरानी भी हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो 2014 से लेकर अब तक की हैं। उनको वहां बार बार दिखाया जाता है और बताया जाता है कि देखिए भारत में क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ ये सलूक हो रहा है। फिर इसी तरह वहां 6-7 महीने पहले जो हिंदुस्तानी आबाद है, खासतौर पर यूएई में, उन्होंने जो ट्वीट पे मुहिम चलाई ट्विटर पर, उसमें ऐसा लगा कि जैसा कि वो मुसलमानों के खिलाफ तो बोल ही रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो वहाँ की जो सरगर्म सोसाइटी है, उसने इसको पसंद नहीं किया और उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई। आपको याद होगा काजिम साहब कि मीडिया स्टार वर्ल्ड पे हमने एक स्टोरी बनाई थी और सबसे पहले हमने बनाई थी, इसलिए उसको बहुत पसंद किया गया था। वो ये थी कि वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े ओहदों पर जो भारतीय हैं उनको फायर कर दिया है। और फायर जी करने जी, की वजह मैं उसी पर आने वाला था कि क्या ये सिर्फ उतना ही है जितना आंखों को नजर आ रहा है या उससे आगे की बात है? चूंकि पिछले कुछ महीनों में खास तौर पे जो दिल्ली में जो हमले हुए थे, इन्हें दंगे कहना भी मेरे ख्याल से नाइंसाफी होगी मुसलमानों के खिलाफ, उसमें उसके बाद बहुत सी वीडियोस वगैरह चली, बहुत सी नफरत का वहां पर ये ट्वीट वगैरह जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये हुआ। तो उसके बाद एक तरह की नफरत पैदा हुई भारत से, भारत के लोगों से। तो ये क्या ये उसी से जुड़ा हुआ है? क्योंकि देखिए आम तौर पर अरब मुल्कों में अब से पहले भारत की बहुत अच्छी छवि रही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तानियों को उतने अच्छी तरह से पसंद नहीं करते यूएई में, कुवैत में, जितना भारत के लोगों को इज्जत मिलती रही है। और ये यूरोप वगैरह में भी है। बल्कि पाकी कह करके तो यूरोप में बाकायदा एक तरह से गाली बना दी है, जो हमारे भारतीयों को भी कभी-कभी सुननी पड़ती है, क्योंकि पहचान नहीं होते, भारत और पाकिस्तान के एक जैसे लोग होते हैं। तो ये जो बदलता हुआ चेहरा है भारत का दुनिया के सामने, उसका कितना असर है जो ये कुवैत का फैसला है? चूंकि यमन या फिलिस्तीनी या फिलिपीनी, मैं चूंकि उन मुल्कों में गया हूं, वो उन सब के बावजूद भारत के लोगों को ज्यादा पसंद करते रहे हैं। और अब इतना महदूद कर देना वो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो ये आप इसे क्या, उससे भी देखिए, कोरोना एक मुसीबत है दुनिया भर के लिए। ऑयल प्राइसेस एक मुश्किल है पूरी दुनिया के लिए, खासतौर पे उन मुल्कों के लिए जहां तेल पैदा होता है, जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये ऐसी परसेंटेज तय की जा रही है तो ये बहुत ही अहम है, क्योंकि ये एक प्रेफरेबल, एक तरह से प्रेफरेंस दी जा रही है कुछ खास लोगों को, और कुछ लोगों को से प्रेफरेंस छीनी जा रही है जो अब से पहले मिलती थी। तो क्या आप इसे किस तरह से देखते? देखिए काजमी साहब, मेरा तो मुस्तकम ख्याल यही है कि ये जो अब इतनी जल्दी में, हड़बड़ी में कानून पास किया गया है, अगर देखिए अभी तक क्राइसिस से उभरे नहीं है हम लोग। पूरी पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के क्राइसिस में है और ऐसे समय में बहुत सी चीजों को एक तरफ उठा के रख दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद अगर वहां, और ये इतनी बहुत जल्दी भी नहीं थी इस कानून के पास करने की, चूंकि बहरहाल ये जो भारतीय का, जैसे कि आपने कहा कि भारतीय जो काम करने वाले हैं उनको वहां पसंद किया जाता है। उसके पसंद करने की एक बड़ी वजह क्या है कि भारत के लोग बहुत ही जाफिशानी के साथ, मेहनत के साथ काम करते हैं और बहुत कम खर्च में वहां अपनी जिंदगी चलाते हैं, पैसा बचाकर अपने भारत को भेजते हैं। तो देखिए जो एक्सचेंज मनी की बात मैं कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं। एक्सचेंज मनी क्या है? ये वो पैसा नहीं है जो हम अपनी सरकार को भेजते हैं, बल्कि वो पैसा है जो हम अपने घर को, अपने घर वालों को भेजते हैं। इसका फायदा हमारे देश को होता है। जब हमारे घर वालों के पास पैसा आएगा, सर्कुलेशन में मनी आएगी, तो हमारे घर वालों की पावर ऑफ बाइंग यानी खरीदने की कुवत बढ़ेगी।
वो पैसा सर्कुलेशन में आएगा, वो पैसा हमारे देश के काम आएगा। तो इतनी बड़ी तादाद में वहां से ये एक्सचेंज मनी आ रही थी। और एक बात और मैं आपसे बता दूं कि कुवैती अभी उतनी बड़ी तादाद में नहीं है कि भारत के 8 लाख लोगों को वापस भेजकर वो इनकी पूर्ति कुवैतियों से कर लें। कुवैत के शहरी अभी इसके आदी नहीं हैं, उनके नौजवान इसके आदी नहीं है जो काम हम भारतीय वहां करते हैं। अब आपने जो एक बात कही, अच्छा एक बात और कह दूं, बहुत दिलचस्प है, मेरे जहन में थी ये बात कि मैंने खुद इसका तजर्बा किया है कि पाकिस्तानियों से वहां बड़ी नफरत है और उनके मुकाबले में जब वो हमें रख के देखते हैं तो हमारी बड़ी इज्जत करते हैं। मेरे साथ भी कई वाकयात हुए एयरपोर्ट पर, पाकिस्तानी के मुकाबले में मेरी इज्जत की गई चूंकि मैं भारत का था। और जब मैं उनसे अरबी में बताता था कि मैं भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, तो वो लोग बहुत खुश होते थे और वो खुले तौर पर कहते थे कि नाम हिंदी या ला पाकिस्तानिया, कि यस यस टू इंडिया और नो टू पाकिस्तान। तो खैर, फिर ये अचानक क्या हुआ, एक चीज आपको और बता दूं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भारत की छवि इन मुल्कों में बहुत अच्छी थी। वाकई ये बात सही है। डॉक्टर मनमोहन के जमाने में, मनमोहन सिंह के जमाने में बहुत अच्छी हुई, चूंकि उन्होंने जिस तरह से इकोनॉमी को वर्ल्ड से जोड़ा, उसकी वजह से अरब मुल्कों को हमसे फायदा हुआ और हमें उनसे फायदा हुआ। उसके बाद जो 2014 में नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने तो इन मुल्कों से हमारे ताल्लुकात और मजबूत हुए, बहुत अच्छे हुए, इतने मजबूत हुए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की वहाँ यूएई में एक दौरा हुआ, तो उस दौरे में जो शारजा के बादशाह हैं, किंग हैं, उन्होंने दुबई के, उन्होंने मंदिर के लिए जगह दे दी और 11 एकड़ जमीन तो सिर्फ पार्किंग के लिए दी गई है। तो अंदाजा लगाइए कितना बड़ा ये भव्य मंदिर होगा, जिसकी शिला पूजन में जो है हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कितने करीबी ताल्लुकात उनके हो गए थे। 5 अरब और मुस्लिम देशों ने हमारे प्रधानमंत्री को हाईएस्ट अवार्ड भी दिया था। फिर ये अचानक क्या हुआ, तो एक तो मैंने आपको वजह बता दी कि जो 8 महीने से 2 साल के बीच जो वहां नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई, उसकी वजह से ऐसा हुआ। एक मैं आपको और बता देता हूं कि कोरोना के दौरान कुवैत के और यूएई के कई मुल्कों से ताल्लुकात खराब हुए हैं। किस वजह से? कि वहां जो लोग दूसरे मुल्कों के जाकर फंस गए थे या पहले से काम कर रहे हैं लेकिन कोरोना में वो अपने घर वापस आना चाहते थे, तो कुवैत की एम्बेसी ने खासतौर पर सारी एम्बेसीज को एक पैगाम भेज दिया था जिसको नोट वर्बाले कहते हैं। यानी एक ये सिफारती जबान में, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक पैगाम होता है कि आप अपने मुल्कों के उन लोगों को जो जाना चाहते हैं उनको यहां से ले जाइए। उसमें कहते हैं कुवैत को खासतौर पर शिकायत है कि भारत ने उसमें बहुत ही लापरवाही का मुजाहरा किया और जो लोग वहां कोरोना की वजह से परेशान थे, लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे, वो और ज्यादा तंग हुए। उनकी गवर्नमेंट ने, उनकी सरकार ने या उनकी एम्बेसी ने वहां उनकी कोई मदद नहीं की और कुवैत ने जो पैगाम भेजा था उसका कोई जवाब भी नहीं दिया बहुत दिनों तक। तो कुवैत ने साफ तौर पर कहा था भारतीयों से कि यहाँ अच्छी टेस्टिंग फैसिलिटी है, हम आपको फैसिलिटी देने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप अपने मुल्क को वापस जाना चाहते हैं तो हम आपके मुल्क के साथ कोऑपरेशन करने को तैयार हैं। लेकिन चूंकि भारत में हवाई सर्विस बंद हो गई थी और यहाँ की एम्बेसीज का रोल अच्छा नहीं रहा, जो गल्फ में हमारी एम्बेसीज हैं उनकी बड़ी शिकायतें आती रही, इसीलिए यहाँ के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्होंने वहाँ के एक्सटर्नल मिनिस्टर से बात की, हर रोज एक कंट्री के अपने काउंटर पार्ट से बात की और हालात सुधारने की कोशिश की, लेकिन हालात सुधरे नहीं हैं। मेरी इत्तला ये है कि अभी भी वहाँ इन 2 वजह से वहाँ की सरकारें नाराज हैं हमारी सरकार से। लेकिन चूंकि सरकारों के अपने तरीके होते हैं, डिप्लोमेटिक स्टाइल होता है, तो ये बात नहीं कही गई है कानून पास करते वक्त कि हमने इसलिए किया है ये कानून पास कि भारत से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहे या भारत ने हमारी कोरोना क्राइसिस में बात सुनी नहीं है, अपने शहरियों को वापस नहीं लिया, या वो जो नफरत अंगेज मुहिम चली थी
ऐसा नहीं है, वहां की सरकारों ने इस पर कोई खास बात नहीं की है और उन्होंने ये नहीं कहा है कि भारत ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन वहां जो पब्लिक में इसके खिलाफ एंगर और मूवमेंट चला, उसकी वजह से वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय अच्छे ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी हमें देखने को मिली। तो आपकी बात सही है। मैं तो इस कानून को, कुवैत के इस कानून को उसी से जोड़ के देखता हूं। एक बात और कह देता हूं आपको कि पिछले दिनों कुवैत के मेंबर पार्लियामेंट ने अपने मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था, जो उसने फिर इन रिटर्न वहां के मिनिस्टर ने ओआईसी को भेजा था, और उसमें खासतौर पर यह लिखा था कि भारत में ये जो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, आप इस पर तवज्जो दीजिए। तो देखिए, हमारा तो यही स्टैंड है कि भारत में हम हैं, हम मुसलमान अपने राइट को के लिए लड़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के लड़ रहे हैं। हमारे साथ जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, हम किसी को बताने नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। और ह्यूमन चार्टर पे, जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात कही गई है, उस पर हमने साइन कर रखे हैं। तो जब भारत ने उस पर साइन कर रखे हैं, तो दूसरे मुल्कों को ये इख्तियार है कि वो हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में हमें तवज्जो दिलाएं। तो बहरहाल मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो 2-3 बातें मैंने बताई, इनका भी असर है, और ये जो कानून पास किया गया है, कहीं ना कहीं इसमें वो बात जरूर है। वरना ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर 8 लाख भारतीयों को उन्होंने निकाल दिया और 1.5-2 लाख या 1,95,000 जैसे कि आपने कहा उन भारतीयों को रहने दिया, तो मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी किसी और मुल्क के लोग या कुवैत के नौजवान इनकी पूर्ति कर नहीं सकेंगे। तो शायद उनके जहन में दूसरी बात हो, ये जो मुल्क मैंने बताए हैं, हालांकि इन मुल्कों से वो खुश नहीं है, उसके बावजूद शायद वो भारत की जगह इन मुल्कों के लोगों को बुलाएं। चूंकि यमन में इस वक्त बहुत बुरा हाल है, यमन के लोगों को सख्त जरूरत है मदद की, फिलिपीन का, फिलिस्तीन का। तो शायद उन्होंने ये सोचा हो कि अब इन मुल्कों की मदद करनी चाहिए और भारत के लोगों को अब कम करना चाहिए। जी, ये बहरहाल एक बहुत ही चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त दिया। ये देखिए, पिछले दिनों एक खबर थी यूएई से, जिसमें एक बहुत बड़े भारत के कारोबारी, उन्हें वापस आना पड़ा था। वो खुद, उनकी मुलाकातें आरएसएस के टॉप लीडरशिप से हुई थी, और उनसे कहा गया था कि ऐसा कुछ करें कि इन मुल्कों में प्रधानमंत्री जी की इज्जत हो। उसके बाद बहुत से मुल्कों में, जैसा कि आपने बताया, अवार्ड भी दिए गए, हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड जिसे कहते हैं। लेकिन ये नफरत के फैलाने वाले लोगों से देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसका अंदाज ये देखने में मिलेगा। और इसमें जितने भी लोग काम करने वाले हैं, ये सब सिर्फ मुसलमान नहीं है, हिंदू बल्कि ज्यादा बड़ी पोजीशंस में है। बड़े कारोबार इन लोगों के हैं। आमतौर पर मुसलमान चूंकि निस्बतन कम पढ़े लिखे लोग वहां गए हैं, उन्हें छोटे काम मिलते हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर के नफरत की वजह से पूरे देश का इतना बड़ा नुकसान, इसके साथ साथ इमेज खराब हो रही है पूरी दुनिया में। मुझे अच्छी तरह याद है कि भारत को आमतौर पर बहुत ही इज्जत की नजर से देखते रहे हैं। जी हाँ। भारत की फिल्में वहां पर देखते हैं लोग, और अलग अलग तरीके से भारत को पसंद करते हैं। तो ये मैं बहरहाल मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके मीडिया स्टार वर्ल्ड के माध्यम से अपने प्राइम मिनिस्टर से, कि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, असर रसूख बहुत अच्छा है। वो अगर चाहें तो कुवैत के अपने काउंटर पार्ट से बात कर सकते हैं, चूंकि ऐसी बातें कही जा रही हैं कि अगर हमारी सरकार कोई बहुत एक्टिव रोल प्ले करे तो शायद अभी इसको रोका जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट ऐसे हैं कि जहां से वहां बड़ी तादाद में लोग काम करने गए हुए हैं। केरला में क्रिश्चियन बड़ी तादाद में है, नर्सें गई हुई हैं, और तमिलनाडु में हिंदुओं की बड़ी तादाद है, वहां से हिंदू भाई बड़ी तादाद में गए हुए हैं। ऐसे ही आंध्र प्रदेश से भी गए हुए हैं। तो मुसलमानों की भी तादाद है, लेकिन बड़ी तादाद तो हमारे हिंदू भाइयों की है। लेकिन बहरहाल, चाहे हिंदू वापस आए या मुसलमान, नुकसान तो हमारे देश का होगा। हम प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बात करके देखें। हो सकता है कि ये जो 15% की उन्होंने शर्त लगाई है, इसको थोड़ा सा वो और बढ़ा दें और कोई राहत की सूरत निकल आए।
ठीक है, देखिए बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि कोई रास्ता शायद निकले और ये बेरोजगार जो लोग हो रहे हैं, हमारे दर्शक इन मुल्कों में काफ़ी हैं, सऊदी अरब में, कुवैत में, अक्सर लोग कमेंट्स वगैरह लिखते हैं। ये बहरहाल हमारी कोशिश है कि बाखबर सभी को बाखबर रखें और मुल्क की भलाई के बारे में भी मुसलसल सोचते रहें और ऐसा कुछ करें जिससे देश में मोहब्बत की बात हो, एकता की बात हो और तरक्की की बात हो। मैं आखिर में अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि मधु साजिद साहब की और वीडियो अगर आप देखना चाहें तो उनका अपना यूट्यूब चैनल है वीएनआई, जिसका लिंक हमने वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। आप उस पर जाकर के उनकी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।